हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्प्रिंग के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्प्रिंग के एक पर्टिकुलर टाइप क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी। उसको थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग देखते हुए ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे जाएंगे। लास्ट लेक्चर पे हमने क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग के केस में क्या देखा कि किसी भी स्प्रिंग को हम लोग क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग तब बोलते हैं या तब बोल सकते हैं जब उस केस में जब अल्फा यानी हेलिक्स एंगल का वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हो। अब इस पर्टिकुलर केस में फिर हमने क्लोज कॉइल के केस में दो केस कंसिडर किए थे। पहला केस था जब जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल लोड, और दूसरा केस था व्हेन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल ट्विस्ट। और इन दोनों केसेस से हमने दो अलग अलग तरीके के वैल्यूज फाइंड आउट करी थी कि अगर एक्सेल लोड P लग रहा हो तो उससे हमारा डेल्टा क्या निकल के आएगा, और अगर हमारे पास एक एक्सेल ट्विस्ट लग रहा हो स्प्रिंग पर तो उससे फाई क्या निकल के आएगा। तो ये दोनों चीजें हमने कल कैलकुलेट की थी और वो क्या था उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखते हुए आगे चलते हैं। हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जब कभी भी अगर एक्सेल लोड लग रहा है तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा, P के केस में एक्सेल लोड है तो डिफ्लेक्शन जो निकल के आएगा दैट इज 64 p r³ n अपॉन g d टू द पावर 4, जहां पर P क्या है एक्सेल लोड है, R क्या है मीन रेडियस है, मीन कॉइल रेडियस है ना, ये हमने समझा हुआ है। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल, D इज द डायमीटर ऑफ द वायर है ना, जिस वायर से स्प्रिंग बना हुआ है उसका डायमीटर क्या है दैट इज स्मॉल d, G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और अगर हमसे इन केस के वैल्यू भी या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी पूछा जाता है तो देन वी कैन फाइंड आउट। और नेक्स्ट केस हमने जो सॉल्व किया था नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन दैट वाज फॉर एक्सेल ट्विस्ट, कि अगर लोडिंग के बजाय एक्सेल लोड के बजाय अगर एक्सेल ट्विस्ट लगेगा देन व्हाट विल बी द रोटेशन, है ना। जैसे अभी हमने समझा कि अगर लोड P है तो वी फाउंड आउट डेल्टा, एंड व्हेन देयर इज एक्सेल ट्विस्ट वी फाउंड आउट द रोटेशन ऑफ द स्प्रिंग, and that came out to be ml upon ei. These two we have found out, okay, right? For this t, the phi, this rotation we have found out as ml upon ei, okay. अब जहां पर हमने एक चीज और क्या देखा था, this m is nothing but the angle axial twist that is being applied on the spring. L is the total length of the spring and that is given as what we have found out. L is given as 2 pi r. This is the length of one coil into n, total number of coil. This E is Young's modulus and I is moment of inertia. This I depends on the cross section. If it's circular, then I is pi by 64 d to the power 4. And when if we change the cross section, let's suppose we take a rectangle, then I will become bd³ by 12. That's it. Okay. So this expression is irrespective of the cross section. It's a generalized equation and it can be applicable for all. But in most of the cases, we'll be solving the cases for the circular section. Then we'll be taking I as a pi by 64 d to the power 4. But as far as your syllabus is concerned, it has been mentioned that you have to find out the value of all these value for the circular section also and for rectangular section also. So there is not an issue. अगर कभी भी सर्कुलर केस है तो I बदल जाएगा, उस केस के लिए पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 हो जाएगा। और कभी भी अगर आपका क्रॉस सेक्शन जो है रेक्टेंगल हो जाता है तो वी विल टेक द I अकॉर्डिंगली। बाकी M, L, E दिस आर नॉट गोइंग टू चेंज एज पर द क्रॉस सेक्शन। अब हम अपने लेक्चर को इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का हमने क्या समझा हुआ था, व्हेन वी कॉल अ स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग एज अ ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। ओके, व्हाट डज इट मीन कि अब हमें जो अल्फा वैल्यू जो हेलिक्स एंगल है दिस एंगल है ना, दिस विल कम इनटू द पिक्चर एज अल्फा इज वेरी लार्ज। अभी तक अल्फा हमने देखा, हमने कितना कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया उसमें कहीं भी अल्फा का रोल नहीं था एज अल्फा इज वेरी लेस। ओके, बट अभी हमारा अल्फा बढ़ गया है, वैल्यू ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा है, इसलिए अब हमारे वो सारे कैलकुलेशन में दिखाई पड़ेगा। ओके, नॉट 15 डिग्री, अल्फा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। ओके, अब हम लोग एक टिपिकल डायग्राम बनाते हुए
इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में भी हमारे पास दो केस होंगे, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट। इन दोनों केसेस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि फाइनली क्या क्या चेंजेस आते हैं स्प्रिंग में और उनकी वैल्यू का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा अल्टीमेट एम होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं। चलिए हम लोग अब ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक स्प्रिंग है जहां पर हेलिक्स एंगल अल्फा है, अभी अल्फा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री है। नाउ दिस विल कम इनटू ऑल द कैलकुलेशंस। आर इज मीन कॉइल रेडियस, जैसा हमने पहले समझा हुआ था। पी इज द एक्सियल फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग एक्सिस। ओके, जो वायर का डायमीटर है दैट इज स्मॉल डी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर हमारे पास पी गिवन है, मतलब पी वैल्यू, पी लोड अप्लाई हो रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफ्लेक्शन इन दिस स्प्रिंग, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। देयर इज अनदर टर्म बीटा जो हम पता लगाएंगे। इसको अभी के हम लोग यहाँ रोक रहे हैं कि बीटा क्या है, सो दैट वी मे नॉट फॉल इनटू एनी कंफ्यूजन। अभी हम बीटा को रोक रहे हैं। अभी हमारा जो सारा कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी ऑन कि अगर हमारे पास एक लोड पी अप्लाई हो रहा है, एक्सियल लोड पी अप्लाई हो रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी दी डिफ्लेक्शन इन दी स्प्रिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब देखिए, अब मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक स्प्रिंग का, ये समझ लीजिए मैंने इस पार्ट को यहाँ पर मैंने मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है। ठीक है, शो किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है आप देखिए। इसमें अब हमारे पास अल्फा क्या है, अब अल्फा यहाँ पर एक रिलेवेंट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे रिलेवेंट हो जाएगा, देखिए अल्फा क्या है, ये स्प्रिंग का एक्सिस है। हमने क्या समझा हुआ था कि जो स्प्रिंग का एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, है ना, हेलिक्स एंगल। ओके, देखिए अगर ये अल्फा है तो इसको भी हम लोग अल्फा कह सकते हैं। ओके, और इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये भी क्या होगा, देन इट विल ऑल्सो बी अल्फा, है ना। दीज और आर हेलिक्स एंगल, है ना। अब देखिए क्या है, अब एक चीज यहां देखिए कि जो हमारा P है, P लोड है, हमने कल समझा था कि जो हमारा लोड है वो लोड कहाँ अप्लाई होता है। देखिए कल हमने समझा हुआ था, मतलब लास्ट हमने वीडियो लेक्चर में कहा समझा हुआ था कि ये स्प्रिंग एक्सिस है, इस तरीके से स्प्रिंग पास हो रहा होता है, लेकिन जो लोड है वो सेंटर पे जाके, मतलब जो स्प्रिंग का जो लास्ट पार्ट है वो सेंटर पे जाता है जहां से उसको अटैच होना होता है पूरे सिस्टम से, और वहां पर लोड अप्लाई हो रहा होता है। यानी P लोड कहाँ अप्लाई हो रहा है, सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या है, P लोड यहां से पास हो रहा है स्प्रिंग एक्सिस से, तो P लोड हम समझ लेते हैं, P लोड यहां से पास हो रहा है, दिस इज आवर लोड P। ठीक है, लेकिन एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि जो P लोड है ये इस कॉइल पे नहीं लग रहा है, इस कॉइल से R मीटर R दूरी अंदर लग रहा है ना। देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने कॉइल शो किया हुआ एक कॉइल। ठीक है, अब क्या है, मैंने इस कॉइल को जो शो किया है ये ऐसे, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉइल ऊपर से ऐसा दिखेगा। ठीक है, और जो लोड P लग रहा है वो कहां लग रहा है, सेंटर में लग रहा है ना। यानी कॉइल से कितनी दूरी पर लग रहा है, वो ये कॉइल है, कॉइल से कितनी दूरी पर लग रहा है, R दूरी पर। कौन सी दूरी पर, R दूरी पर, है ना, मीन कॉइल रेडियस पर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हमें विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि इस डायग्राम में जो P लोड है वो इस कॉइल से R दूरी अंदर लग रहा है ना, जो सेंटर से, जो स्प्रिंग एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर जो ये हमारा हेलिक्स एंगल है अगर ये रिलेवेंट हो गया है तो क्या है, जो P है इस P के हमें कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, हमें स्प्रिंग के एक्सिस में लेना पड़ेगा, मतलब एक स्प्रिंग के वर्टिकल एक्सिस में, स्प्रिंग के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो P के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक स्प्रिंग के वर्टिकल होगा जो वाई डैश जिसको मैंने शो किया है, और एक स्प्रिंग के हॉरिजॉन्टल जाएगा जिसको मैंने एक्स डैश शो किया है। ठीक है, दिस इज अल्फा, देन दिस विल ऑल्सो बी अल्फा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो दिस विल बी P cos अल्फा एंड दिस विल बी P sin अल्फा। ओके, अब यहां तक आ गया। अब चलिए हम समझते हैं। अब देखिए यहां पर अब हमें क्या समझ में आया कि हमें दो फोर्सेज हैं जिनका हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा कि कॉइल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए जो P cos अल्फा है, चलिए अब समझते हैं P cos अल्फा और P sin अल्फा इस पर्टिकुलर कॉइल पे, मतलब स्प्रिंग के सारे कॉइल पे किस तरीके से फोर्सेस को एक्सर्ट कर रहे होंगे, या कौन से तरीके का, किस तरीके का ये फोर्स कॉइल पे लगा रहे हैं, समझते हैं। देखिए P cos अल्फा कहां पर है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिस इज, लेट सपोज दिस इज P cos अल्फा, है ना, और ये हमारा स्प्रिंग एक्सिस है। इसी तरीके से है P cos अल्फा और स्प्रिंग एक्सिस। लेकिन हमने क्या समझा कि जो P cos अल्फा है वो स्प्रिंग से लगा हुआ नहीं, कॉइल से मिला नहीं है। वो कहां पर है कि अगर ये कॉइल है तो P कहीं यहां पर लग रहा है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हम क्या समझ रहे हैं कि ये मेरा कॉइल है एंड दिस इज आवर P cos, दिस ब्लैक वन इज P cos अल्फा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, इस तरीके से। ये हमारा कॉइल हो गया और ये क्या होगा, P cos अल्फा। अब देखिए, आप समझिए P cos अल्फा
कॉइल पे किस तरीके का फोर्स लगा रहा है, मतलब इस तरीके से, है ना। कैसा, देखिए P cos अल्फा कैसे लगा रहा है, इस तरीके से लगा रहा है। तो क्या हुआ, कॉइल पे इसका मतलब ये कैसा, किस तरीके का फोर्स मोमेंट जनरेट किया, टॉर्शनल मोमेंट जनरेट कर रहा है। देखिए समझते हैं कैसे, मतलब कि जैसे पहले हमने कैसे समझा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है इस तरीके से, सर्कुलर शाफ्ट है, तो कैसे लग रहा है हमारा, इस तरीके से, है ना। क्या लग रहा है, P। अब देखिए एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, P cos अल्फा तो एक एक्सियल फोर्स है जो y के लॉन्ग लग रहा है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा P cos अल्फा है और ये मेरा कॉइल था। तो ये P cos अल्फा और ये कॉइल, इसको हम ऐसे देख रहे हैं। अभी कॉइल से P cos अल्फा की दूरी कितनी है, दिस इज R। तो हमारे पास क्या है, P cos अल्फा का एक फोर्स मिल गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है कॉइल से, उसकी R। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक मोमेंट मिल रहा है ना। कितना मोमेंट मिल रहा है, P cos अल्फा, दिस ब्लैक वन इज P cos अल्फा इनटू R। तो क्या हो गया, P R cos अल्फा का हमें एक मोमेंट मिल रहा है। लेकिन अभी हमने जैसे समझा, P R cos अल्फा का जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कॉइल पे कैसे लग रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है ना। इसलिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि P R cos अल्फा जो कॉइल पे जो मोमेंट जनरेट कर रहा है, वो कौन सा मोमेंट जनरेट कर रहा है, टॉर्शन मोमेंट जनरेट कर रहा है ना। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस। अब आते हैं दूसरे पर, समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा कॉइल है और कॉइल ये हमारा, दिस इज ऐसे ऊपर से देख, दिस इज P cos अल्फा, दिस ग्रीन वन इज P cos अल्फा एंड दिस इज कॉइल, ठीक है। दिस रेड वन इज कॉइल एंड P sin अल्फा इज दिस फोर्स P sin अल्फा, ओके। अब देखिए समझते हैं ये कैसे दिखेगा, अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये कॉइल है और कॉइल से R दूरी पर कौन लग रहा है, P sin अल्फा लग रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास P sin अल्फा का एक फोर्स है और कॉइल से उसकी दूरी कितनी है, R, है ना। कॉइल से कितनी दूरी है, R, ठीक है। तो अभी कैसे इसको, अब क्या होगा, P sin अल्फा इंटू R का क्या लगेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको बेंड कराने की कोशिश कर रहा है ना। ये क्या है, जो स्प्रिंग का जो खुद का एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहां पर कि P sin अल्फा की वजह से स्प्रिंग पे कैसा मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, और P cos अल्फा की वजह से स्प्रिंग पे कैसा मोमेंट आएगा, टॉर्शन मोमेंट आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस हमने क्या देखा कि एक स्प्रिंग दोनों तरीके के मोमेंट को सब्जेक्ट कराया जा रहा है। कौन से दो मोमेंट, टॉर्शन मोमेंट जो किसकी वजह से आएगा, P R cos अल्फा, और बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से, P R sin अल्फा। तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो टॉर्शनल मोमेंट आया वो कितना हो जाएगा, P R cos अल्फा, और जो बेंडिंग मोमेंट आया वो क्या हो जाएगा, P R sin अल्फा। ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोग लेंथ ले रहे थे, वी वर टेकिंग द लेंथ एज 2 pi r, एक कॉइल का। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, अगर नंबर ऑफ कॉइल n है तो हम उसको क्या, टोटल लेंथ क्या कर दे रहे थे, 2 pi r इंटू n। लेकिन इस केस में हम लोग कॉइल को हॉरिजॉन्टल नहीं मान रहे हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। तो अभी हमारा कॉइल कैसा है, हमारा कॉइल कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसा, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर, है ना। अगर ये अल्फा एंगल पर जा रहा है और ये 2 pi r है एंड दिस इज अल्फा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 pi r sec अल्फा। यानी हमारा लेंथ क्या होगा, हर केस में एक कॉइल का लेंथ क्या होगा, 2 pi r sec अल्फा। पहले हम लोग क्या लेते थे, 2 pi r दैट्स इट इंटू n कर देते थे। अभी हमारे पास एक कॉइल की लेंथ क्या आई, 2 pi r sec अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अब रिलेवेंट है, मतलब दैट इज रिलेटिवली लार्जर, इसलिए अब अल्फा का रोल यहां पर आएगा। तो n कॉइल के लिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 pi r sec अल्फा इंटू n, दैट्स इट, ओके। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं देखिए अब क्या होगा, इस टॉर्शन की वजह से, टॉर्शन मोमेंट की वजह से P R cos अल्फा की वजह से एक रोटेशन आएगा, है ना, डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, रोटेशन आएगा। T की वजह से क्या आएगा, थीटा आएगा, है ना, क्योंकि टॉर्शन के इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे, G थीटा बाई L। और अभी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि M की वजह से भी एक रोटेशन आएगा, उसको हमने कैसे डिनोट किया, फाई से, ओके। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू टॉर्क का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू टॉर्क कैसे बनेगा, देखिए क्या है, देखिए डायरेक्शन कौन सा है, ये वो डायरेक्शन है जहां पर हमें क्या मिल रहा है, टॉर्शन मोमेंट
टॉर्शन मोमेंट टी मिल रहा है, लेकिन टॉर्शन मोमेंट मिल कहां पर रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। टॉर्शन मोमेंट टी कहां मिल रहा है, वो किसके अबाउट मिल रहा है, सेंटर के अबाउट मिल रहा है ना, क्योंकि सेंटर से आर दूरी पर पी आर कॉस अल्फा मिल रहा है। तो समझते हैं, देखिए देखिए अब ये कैसे है, देखिए मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक्सिस है ना, तो सेंटर से एक मान लीजिए हमने कोई इनिशियल कोई डिस्टेंस था, मतलब जो जिसमें टॉर्शन मोमेंट लगने से पहले मान लीजिए कोई एक हमने रैंडम लाइन चूज कर लिया, और ये हमें पता है कि सेंटर पे जो लोड पी लग रहा है वहां से कॉइल की दूरी ये आर है, हमें पहले से पता है। और फिर हमने क्या दिखाया, जब हमने इस पे टॉर्शन मोमेंट टी लगाया तो एक पॉइंट रोटेट होके यहां से कहीं यहां चला आया, कितने पर, थीटा पर, है ना, टॉर्शन मोमेंट टी की वजह से। तो इसका मतलब कॉइल में टोटल डिफ्लेक्शन कितने का आया, ये कितना हो जाएगा, दिस आर दिस थीटा इज, देन दिस विल बिकम आर थीटा, है ना, ठीक है। और आर थीटा है, और एक समझने जरूरी है कि जो आर पी कॉस अल्फा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब जो आर थीटा डिफ्लेक्शन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वाई वाई डैश के डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे, देखिए दिस विल बी द डिफ्लेक्शन ड्यू टू टॉर्क, क्या है ये, आर थीटा, ओके। अब देखिए अगर ये आर थीटा है, व्हाट विल बी दिस एंगल, अल्फा, देखिए यहां शो किया हुआ है दिस अल्फा, है ना, और ये, ओके, ये कैसे, ये हो गया रिजल्टेंट एंड दिस वन, है ना। इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से इस तरीके शो करते हैं। अब क्या हो गया, अगर ये आर थीटा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आर थीटा कॉस अल्फा, राइट, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर थीटा साइन अल्फा, ओके। अब देखिए समझते हैं, जैसे हमें यहां पर आर थीटा मिला टॉर्शन मोमेंट की वजह से, वैसे अब हम लोग, ये हमारे पास क्या है, दिस इज डायग्राम, दिस इज द लाइन डायग्राम फॉर डिफ्लेक्शन ड्यू टू टॉर्क। ऐसे हम लोग निकालेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट, है ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो मोमेंट की वजह से कैसे आएगा आप समझिए, देखिए मोमेंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है इस पर, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, जैसे इस डायरेक्शन में आर थीटा आया था, है ना, जैसे इस डायरेक्शन में आर थीटा आया है, वैसे इस डायरेक्शन में क्या आएगा, आर, हम लोग एम को किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से, तो हमें एक डिफ्लेक्शन मिला आर फाई, है ना, दिस इज आर फाई, ओके। अब इसके बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, है ना। ये क्या होगा, दिस विल अगेन बी अल्फा, है ना, देखिए यहां पर ये क्या था, दिस इज अल्फा, तो ये अगेन दिस विल बी अल्फा। तो अगर ये अल्फा है, दिस इज आवर रिजल्टेंट, और ये दोनों वेक्टर डायग्राम से इस तरीके शो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आर फाई है, तो इसको लिख सकते हैं आर फाई कॉस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं आर फाई साइन अल्फा, ओके। अब देखिए अब ये हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, हमें बस कुछ करना नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अगर इस पर्टिकुलर अब हमने क्या किया, दोनों फोर्सेस की वजह से पी आर कॉस अल्फा और पी आर साइन अल्फा, ये दोनों टॉर्शन मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या क्या डिफ्लेक्शन आ सकते हैं वो हमने यहां पर प्लॉट कर लिया है। अब इसको समझते हैं। अब देखिए जो नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा दोनों की वजह से वो क्या होगा, दिस इज दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन, कितना, आर कॉस अल्फा एंड आर फाई साइन अल्फा। तो इसको लिख लेते हैं, है ना। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, टोटल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डिनोटेड एज डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी कितना हो जाएगा, आर थीटा कॉस अल्फा प्लस आर फाई साइन अल्फा, राइट। अब देखिए थीटा हमें पहले से पता है, क्या पता है कि हमें पता है टॉर्शन इक्वेशन से कि थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी, ये हमें पहले से पता है। एल जहां पर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ दी स्प्रिंग है, और हमें क्या फाई क्या हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, एम एल अपॉन ई आई, ये हम दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम इसको यहां पर उठा के हम रख देते हैं, तो क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू, और आर भी, अब देखिए सब कुछ रख देते हैं, आर टी एल अपॉन जी आई पी कॉस अल्फा प्लस आर एम एल अपॉन ई आई साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अब हमें एल हमें ऑलरेडी पता है, एल कितना पता है, देखिए एल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 2 पाई आर सेक अल्फा इंटू एन, है ना। 2 पाई आर सेक अल्फा एक कॉइल का लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर सेक अल्फा इंटू एन।
तो हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से क्या होगा, आर कॉमन आ जाएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं, टी और एम की वैल्यू भी रख सकते हैं। टी क्या है, पी आर कॉस अल्फा, और एम क्या है, पी आर साइन अल्फा, है ना, इसको रख देते हैं। ठीक है, या एल को भी हम लोग एज इट इज रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें एल पहले से पता है क्या है। तो डेल्टा क्या हो गया, आर टी कितना हो गया, पी आर कॉस अल्फा, सॉरी अब हाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टी क्या है, टी इज पी आर कॉस अल्फा। तो टी क्या रखेंगे, पी आर कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा पी आर कॉस स्क्वायर अल्फा, और एल ऑलरेडी यहां पर है, अपॉन जी आई पी। इसी तरीके से आर एल पी आर यहां क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डेल्टा क्या आ गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा क्या आएगा, कॉमन निकाल लेते हैं सारा कुछ, तो क्या हो गया, पी आर स्क्वायर एल इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी आई पी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, है ना। अभी हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन आया किसकी वजह से, एक्सेल लोड की वजह से, कब, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के केस में। अब हम इसको, ये हमें एक्सप्रेशन हमें याद रखना पड़ेगा, इसी का हमें जो एक्चुअल एप्लीकेशन है उसको करना होगा। अब बस एक चीज हमें से ध्यान क्या रखना होगा कि यहां पर मैंने अभी एल की वैल्यू रखी नहीं है, आप एल की वैल्यू रख सकते हैं। एल क्या होगा, 2 पाई आर सेक अल्फा इंटू एन, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। एल क्या होगा, 2 पाई आर सेक अल्फा इंटू एन, है ना, ये हमें पता है पहले से। आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सर्कुलर है तो क्या होगा, पाई बाय 32 डी टू द पावर 4। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाय 64 डी टू द पावर 4। ई यंग्स मॉडुलस है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। मतलब अब हमें सारी वैल्यू यहां पर नोन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, कौन से पार्ट में चलते हैं, देखिए अब हम चलते हैं इसके, देखिए अब यहां पर क्या है, हम रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। तो देखिए क्या होगा, अब ये क्या कर रहा है, टॉर्शन क्या कर रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन कॉज कर रहा है टॉर्शन मूवमेंट, और बेंडिंग मूवमेंट क्या कॉज कर रहा है, ये रोटेशन कॉज कर रहा है। तो हमारे पास जो नेट रोटेशन आया, अभी मैंने शो किया था बीटा, है ना, बीटा, उसको मैंने लिखा था रिजल्टेंट ऑफ द रोटेशन। तो अगर हमारे पास टॉर्शनल मोमेंट की वजह से एक डिफ्लेक्शन आया, एक रोटेशन आया, और मोमेंट की वजह से एक डिफ्लेक्शन आया, एक रोटेशन आया, ठीक है, तो क्या होगा, तो नेट रोटेशन क्या होगा, उसको हमने डिनोट किया बीटा से। ठीक है, तो जब बीटा से डिनोट करेंगे तो बीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा लिख सकते हैं कि आर थीटा साइन अल्फा, सॉरी दिस, हाँ, व्हाट विल बी द रोटेशन, रोटेशन विल बी जस्ट थीटा साइन अल्फा, है ना, एंड फाई कॉस अल्फा, है ना, आर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, थीटा इज द रोटेशन, है ना। तो अगर हमें इसे रोटेशन डिफ्लेक्शन निकालना है देन इट विल बी आर थीटा कॉस अल्फा, और अगर हमें रोटेशन निकालना है तो इट विल बी जस्ट थीटा साइन अल्फा माइनस फाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, देखिए नेट रोटेशन समझते हैं, बीटा विल बी थीटा साइन अल्फा, देखिए थीटा साइन अल्फा इस डायरेक्शन में है और फाई कॉस अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो रोटेशन क्या होगा, थीटा, नेट रोटेशन थीटा साइन अल्फा माइनस फाई कॉस अल्फा, है ना, दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी दोबारा थीटा और फाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, सब कुछ रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब सब कुछ रख के हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी जवाब आएगा दैट विल बी आवर नेट रोटेशन। ओके, दैट्स इट। इस तरीके से हमारा ये इसमें मैं आगे नहीं जा रहा हूं, इसको आप लोग कर सकते हैं, थीटा और फाई की वैल्यू रखने के बाद इसको फाइनली आपको लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थीटा फाई में पहले से पता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक्सेल लोड अप्लाई हो रहा है, उस केस में आप बताइए कि नेट रोटेशन कितना आएगा, तो आप नेट रोटेशन निकाल सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा तो आप डिफ्लेक्शन बता सकते हैं। ओके, अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जो इस पर्टिकुलर पार्ट को, तो जो सिंप्लीफाई करके जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका आएगा दैट विल बी पी आर एल साइन 2 अल्फा अपॉन 2 1 अपॉन जी आई पी माइनस 1 अपॉन ई आई। ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग सिंप्लीफाई करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू axial load, and this is the net rotation of the coil due to axial load। तो ये दोनों चीजें जो हैं हमसे एग्जाम में इन दोनों का एप्लीकेशन पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अब ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के नेक्स्ट पार्ट में
हम लोग जो स्प्रिंग को जिसका एनालिसिस करने वाले हैं, पहले केस में हमने इससे पहले केस में क्या देखा था कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सेल फोर्स एक्सेल लोड, अभी सब्जेक्टेड टू एक्सेल ट्विस्ट, जैसे हमने पहले समझा हुआ था। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी जैसा हमने पहले किया उसी तर्ज पे सारी चीजें हैं। कि जैसे हमने पी लोड लिया था, पी अब क्या था, एक्सिस के अबाउट था, फिर हमने क्या किया, पी को हमने जो स्प्रिंग का जो कॉइल है उसके जो कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें ब्रेक कर लिया था, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा। फिर हमने देखा किससे टॉर्शन मूवमेंट आ रहा है, किससे बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, उसका हमने एनालिसिस कर लिया। बाकी टोटल लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस एक्सेल लोड केस ऑल्सो एंड दिस एक्सेल ट्विस्ट केस ऑल्सो। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक्सेल ट्विस्ट टी है, ठीक है, एक्सेल ट्विस्ट टी, हम बोल सकते हैं टॉर्शन मूवमेंट टी लग रहा है अबाउट द एक्सिस। तो इस तरीके से हमें, अब देखिए ये एंगल दोबारा हमारा क्या होगा, ये हेलिक्स एंगल होगा, ठीक है, दिस विल बी आवर हेलिक्स एंगल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में भी हमें एक्सेल ट्विस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा एक्सेल ट्विस्ट का, ठीक है, देखिए यहां पर आएगा, और एक कंपोनेंट ये हमारा कॉइल है ना, ये कॉइल है हमारा, देखिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, दिस इज कॉइल है ना, तो ये कॉइल है मेरा, है ना। तो ये क्या होगा, देखिए ये अल्फा है, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा टी, दिस विल बी टी साइन अल्फा, ओके, एंड दिस विल बी टी कॉस अल्फा, ओके। अब देखिए, अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है कि यहां पर जो लोड था वर्टिकल था, है ना, और यहां पर जो मूवमेंट है वो जो टॉर्शन मूवमेंट अब कैसे अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। प्रॉब्ली वी हैव मेड सम मिस्टेक, यस। देखिए यहां पर लोड अगर वर्टिकल था और ये पी कॉस अल्फा कंपोनेंट बना और ये पी साइन अल्फा बना, तो यहां पर ठीक अपोजिट बनेगा। इसका मतलब अगर ये लोड यहां पर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है तो ये बनेगा हमारा टी कॉस अल्फा और ये बनेगा टी साइन अल्फा, है ना, ऑब्वियस है। अगर P यहां पर वर्टिकल था, वी फाउंड आउट दैट दिस इज P cos अल्फा, दिस इज P sin अल्फा। अभी P यहां पर अगर वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल होता तो ये कंपोनेंट आपस में चेंज हो जाते, उसी तरीके से यहां पर है। कंपोनेंट हमारा जो मेन फोर्स कंपोनेंट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी, अभी जो यहां पर P sin अल्फा आ रहा था, अभी यहां पर क्या आएगा T cos अल्फा, है ना। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा T cos अल्फा और ये कंपोनेंट क्या बनेगा T sin अल्फा। तो यहां पे समझने की मेन बात क्या है कि अब हमारा वो कंपोनेंट जो बेंडिंग कॉज कर रहा है, ये हमारा स्प्रिंग एक्सिस है, जो बेंडिंग कॉज कर रहा है वो क्या है, टी साइन अल्फा, है ना, टी साइन अल्फा बेंडिंग कॉज कर रहा है, और टी कॉस अल्फा क्या कॉज कर रहा है, टॉर्शन कॉज कर रहा है। तो इस केस में भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि जो टॉर्शन है T1 वो कौन कॉज कर रहा है, टी साइन अल्फा, और जो मोमेंट है M1 वो कौन कॉज कर रहा है, टी कॉस अल्फा। देखिए अब आसान है, यहां पर मोमेंट क्या कॉज कर रहा था, पी आर साइन अल्फा, टॉर्शन क्या था, पी आर कॉस अल्फा, और यहां पर हमने क्या निकाल लिया, टॉर्शन कौन कॉज कर रहा है, टी साइन अल्फा, और मोमेंट कौन कॉज कर रहा है, टी कॉस अल्फा। अब सेम एनालिसिस जैसे हमने लास्ट केस में किया, उसी केस में हम उसी तरीके से अपने एनालिसिस को यहां प्रोसीड करेंगे। अब मैं आपको सीधे फाइनल एक्सप्रेशन बताऊंगा कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा। अब इस केस में देखिए क्या है, अब एक चीज समझना और जरूरी है कि जब हमने लोड P लगाया था, P लोड लगाने के बाद हमने क्या देखा कि बताइए एक्सेल डिफ्लेक्शन क्या होगा। इस केस में हमने क्या अप्लाई किया है, टॉर्शन मूवमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर टॉर्शन मूवमेंट लगाया है तो आप बताइए कि उसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग फाई क्या होगा, मतलब थीटा क्या होगा, रोटेशन क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब टी के करस्पॉन्डिंग रोटेशन क्या आएगा, दिस विल बी आवर एम, दिस इज टू फाइंड आउट, है ना। हमने पी के केस में देखिए, पी के केस में डेल्टा निकाला हुआ था, अब टी के केस में क्या निकालेंगे, रोटेशन निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो दैट थीटा विल कम आउट टू बी, मैं थीटा का आपको फाइनल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, थीटा विल बी टी एल इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी आई पी प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई, ओके, दिस विल बी दी रोटेशन। और रोटेशन ये है, देखिए अगर रोटेशन है तो अगर जैसे एक रोटेशन का एक कंपोनेंट टॉर्शन मूवमेंट की वजह से अगर रोटेशन आ रहा है तो क्या होगा, जो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा स्प्रिंग का कॉइल है उसमें एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी आएगा, उसमें एक एक्सटेंशन भी आएगा। तो एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन वी विल डिनोट दिस एक्सटेंशन एज थीटा, एंड दैट थीटा विल बी टी आर एल साइन 2 अल्फा अपॉन 2 1 अपॉन जी आई पी माइनस 1 अपॉन ई आई। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये उसी तरीके से जैसे हमने यहां पर किया था उसी तरीके से हमने प्रोसीड करेंगे तो यहां पर आएगा। बस आपको ध्यान रखने की जरूरत क्या है, फॉर्मूले को किस तरीके से याद करना है, आपको कैसे याद करना पड़ेगा कि जब एक्सेल लोड P अप्लाई होगा तो टोटल नेट डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का कितना आएगा, दिस मच, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और स्प्रिंग का नेट रोटेशन कितना आएगा, दिस वन। लेकिन जब स्प्रिंग में अगर कभी टॉर्शनल मूवमेंट T लग रहा होगा तो रोटेशन क्या आएगा, पहले हम लोग लिखेंगे रोटेशन को, वो क्या होगा,
ये दिस मच है ना, और जो टोटल डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा, दिस मच। ये आपको ध्यान रखना, ये चीजें आपको, ये फॉर्मूलाज आपको याद करके रखने हैं, इनका एक्चुअल एप्लीकेशन होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू अपनी इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं फ्रॉम द बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय सुरेंद्र सिंह, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 8 mm, है ना। अब इसमें क्या है, देखिए लोड रिक्वायर्ड, लोड पूछ रहा है आपसे ऑलरेडी, और क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 8 mm इन एन ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ 10 coils of 76 mm mean diameter with a helix angle of 20 degree and manufactured from a wire of 6 mm diameter. What will then be the bending and shear stress in the wire of the material of the spring? Take E is equal to 210 giganewton per meter square and modulus of rigidity as 70 giganewton per meter square. The next part of the question is what shall be the angular twist at the free end of the above spring when subjected to an axial torque of 1.5 Newton meter. अब ये हमारा एक कंप्लीट पैकेज है जो हमने सारा कुछ अभी समझा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के डेटा हम लोग जहां लिखते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या क्या गिवन है, मैं इसको एक तरफ रख के आपको जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग लिखते चलते हैं। क्या क्या गिवन है, डिटरमाइन द लोड ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 8 mm, यानी इस केस में क्या है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, एक्सटेंशन कितना बोला है, 8 mm का, यानी इस केस में डेल्टा ऑलरेडी गिवन है। डेल्टा कितना गिवन है, डेल्टा इज गिवन एज 8 mm, है ना। और कंडीशन क्या है, कंडीशन बोला है डिटरमाइन द लोड रिक्वायर्ड, यानी क्या कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि लोड रिक्वायर्ड, यानी केस कौन सा है, दिस इज द केस, कि आपसे पूछ रहा बताइए P कितना होना चाहिए और आपको डेल्टा गिवन है ना। इस केस में P अननोन है, डेल्टा गिवन है, तो क्या है इस केस में P is our unknown value. What is the load required to produce an extension of 8 mm in an open coil helical spring of 10 coils? 10 coils means n is equal to 10. और क्या बोला है, mean coil diameter is 76 mm, यानी जो इसका the radius will be, radius कितना हो जाएगा 40, 35, 38, है ना, 38 mm, ओके, राइट, ओके। नेक्स्ट और क्या दिया है, विद अ हेलिक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी अल्फा इज गिवन एज 20 डिग्री। व्हाट नेक्स्ट इज गिवन, एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वायर ऑफ 6 mm डायमीटर, और वायर का डायमीटर कितना दिया है, स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, 6 mm। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल देन बी दी, और ये उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट क्या आपसे P पूछा जा रहा है, उसका क्या पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें बेंडिंग और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या क्या होगी, यानी क्या पूछ रहा है, सिग्मा पूछ रहा है क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा और शियर स्ट्रेस कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ओके। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले हम लोग P वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। जब P वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला हमें पता है ना, क्योंकि ये एक्चुअल लोड के लिए फॉर्मूला हमें पता है, पी आर स्क्वायर एल कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी आई पी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई। तो हम क्या करेंगे, इस केस में डेल्टा गिवन है और P हमारा अननोन है, बाकी R L नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पर L है नहीं, बट हम L फाइंड आउट कर सकते हैं। L क्या लिखेंगे हम लोग, L हमने क्या समझा होता है, 2 पाई R सेक अल्फा इंटू एन, इस तरीके से हम लोग L फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू पता है, हमें R पता है, अल्फा पता है, N पता है, तो हम टोटल लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो टोटल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हमें G पता है, G कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, G इज गिवन एज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, G इज गिवन एज 70 इंटू 10 टू द पावर 3, मैं यूनिट चेंज कर दे रहा हूँ इसका, न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड E इज गिवन एज 210 into 10 to the power 5 Newton, sorry 10 to the power 3 Newton per mm square, okay. These are the values that are given to us, okay. अब देखिए, अब क्या है, अब सब कुछ पता चल गया हमें, क्या है कि हमें अल्फा पता है, हमें जी पता है। आईपी क्या होगा, आईपी हम हमेशा से निकालते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन है और सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6 mm। तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी विल बी पाई बाई 32 6 to the power 4, और आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 64 6 to the power 4। तो देखिए हमें आईपी और आई पता चल गया, आईपी पता चल गया, आई पता चल गया, ई आई गिवन है, अल्फा पता है, पी हमें फाइंड आउट करना है, आर पता है, एल पता है ना, एल कितना है 2 पाई आर सेक अल्फा इंटू एन। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और निकालने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो योर लोड शुड कम आउट टू बी 20.2 न्यूटन।
ये आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग बट जस्ट यू हैव टू feed all the data into this equation and you will find your answer. अब देखिए इसका दूसरा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। अब देखिए बहुत आसान है, अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस पता लगाना है तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगा, मोमेंट से आएगा, तो आपको मोमेंट पता होना चाहिए। तो आपको देखिए अभी हमने क्या निकाला हुआ था, अभी हमने क्या सिंप्लीफाई किया, हमने सिंप्लीफाई किया कि अगर कोई लोड P लग रहा है तो उसकी वजह से मोमेंट कितना जनरेट होगा, पी आर साइन अल्फा, और टॉर्शन मोमेंट कितना जनरेट होगा, पी आर कॉस अल्फा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, मोमेंट विल बी पी आर साइन अल्फा, ठीक है। और पी हमें अब पी फाइंड आउट कर चुके हैं, आर हमें पहले से पता है, अल्फा पता है। तो अगर हमें एक बार एम मिल जाता है तो सिग्मा निकालना बहुत आसान है। हमें सिग्मा क्या पता है बेंडिंग इक्वेशन से कि एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, है ना। और हमसे पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, तो वाई क्या होगा, हमने वाई क्या समझा हुआ था कि अगर हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है तो वाई हम कहां से मेजर करते हैं, हम न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करते हैं। और ये वायर है, वायर का डायमीटर कितना है, दिस डायमीटर इज गिवन एज 6 mm, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई विल बी 3 mm। ये हमने बेंडिंग के इक्वेशन में, बेंडिंग वाले वीडियो लेक्चर में समझा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिग्मा निकालना है, वो भी सिग्मा मैक्स निकालना है। तो y कितना हो गया, 3 हो गया। हम आई यहाँ निकाल चुके हैं, m यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कितना होगा, पी आर साइन अल्फा। तो बस क्या अननोन बचा हमारे पास, सिग्मा, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं इसको, बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब इस सबको आप सिंप्लीफाई करके जब बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस शुड कम आउट टू बी 12.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब बताइए, देखिए अब इसका अगला पार्ट भी हम लोग अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगले पार्ट में क्या पूछा है। अगले पार्ट में पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए। तो अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पता करना है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम कहां से निकालेंगे, टॉर्शन इक्वेशन से। कहां से, T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, है ना, यही हमें निकालना है, हमें टाउ मैक्स निकालना है। इस केस में भी आर क्या हो जाएगा, जैसे हमने समझा था, आर विल बी अगेन 3, तो आर हमें मिल गया 3 mm, है ना। आईपी हम यहां पर निकाल चुके हैं, है ना। और टी टॉर्शनल मोमेंट कहां से आएगा, देखिए कहां से आएगा टॉर्शनल मोमेंट, ये दिस इज आवर टॉर्शनल मोमेंट, पी आर कॉस अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर टी क्या है, पी आर कॉस अल्फा। तो एक बार हमें पी आर कॉस अल्फा पता चल गया, आईपी हम निकाल चुके हैं, आर निकाल चुके हैं, तो हम यहां से सिर्फ क्या नॉन बचा, टाउ मैक्स। तो इस केस में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या निकल के आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में ये आगे बोल रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, ये अगला क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट शैल बी द एंगुलर ट्विस्ट, यानी थीटा पूछ रहा है। व्हाट शैल बी द एंगुलर ट्विस्ट एट द फ्री एंड, है ना। ऑब्वियसली फ्री एंड पे हम ट्विस्ट निकाल रहे हैं of the above spring when subjected to an axial torque of 1.5 न्यूटन। अब हमें क्या है, दिस t वैल्यू इज गिवन, t कितना दिया है 1.5 न्यूटन मीटर, या हम क्या कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। हमें t गिवन है ना। अगर हमें t गिवन है और क्या पूछ रहा है, थीटा गिवन है, थीटा हमसे पूछा जा रहा है, तो l हमारे पास पहले से पता है, दोबारा से l क्या है फिर से 2π r sec अल्फा, ठीक है। अल्फा पता है, आईपी हम निकाल चुके हैं, आई निकाल चुके हैं, तो बस हमारे लिए क्या निकालने के लिए रह गया, बस सिर्फ थीटा। तो जब हम इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर के लिए थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा यहां से निकल के आएगा, थीटा विल कम आउट टू बी, रेडियन में आएगा सारा कुछ, 0.302 रेडियन। या इसको डिग्री में करेंगे तो कैसे करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करके 17.3 डिग्री। ये आपका फाइनल जवाब है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला इसको आप लिखते जाइएगा। पहले आप लिखिएगा कि एक्सेल लोड के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, उसको एक जहां पर लिखिएगा। फिर आप ये लिखिएगा कि एक्सेल ट्विस्ट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसको इस तरीके से लिखिएगा। मैं इसको ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इसी सीरीज में लिखिएगा कि एक्सेल लोड के लिए डेल्टा का फॉर्मूला पहले, उसके बाद रोटेशन का फॉर्मूला जिसको हमने बीटा से लिखा था, और फिर हम टॉर्क के लिए, एक्सेल ट्विस्ट के लिए रोटेशन पहले लिखिएगा, थीटा पहले लिखिएगा, फिर डेल्टा लिखिएगा, क्योंकि फिर वो एक सिमिलर पैटर्न लेता हुआ आएगा। इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को अपना यहाँ पर रोकते हैं। अब बस आपके स्प्रिंग के इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है, जिसको हम लोग खत्म करने वाले हैं, दैट इज लीफ स्प्रिंग, ठीक है। ये लेक्चर हम लोग
ये टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग कवर करेंगे। टिल देन यू ऑल हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड